Hello everyone, welcome back to our channel, The Vibing Couple. So, for people who are new here, I am Aman and my husband's name is Navneet and ये हमारे इकट्ठे का चैनल है बट आज के इस व्लॉग में आपको सिर्फ मैं दिखने वाली हूँ बिकॉज दिस समथिंग विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ व्लॉग ऑन इट सो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होने वाला है अबाउट हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन कैनेडा एंड कुछ रेज्यूमे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आई केम टू कैनेडा 7 months back approximately and I got my first job after 2.5 months. सो मुझे वैसी ही जॉब मिली है जैसी जॉब मैं चाहती थी, जिस इंडस्ट्री में चाहती थी उसी इंडस्ट्री में मुझे मेरी पहली जॉब मिली है. सो इस व्लॉग में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ उसके रिगार्डिंग एंड कुछ डूज एंड डोंट्स अबाउट रिज्यूमे. सो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक. सो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कैनेडियन स्टाइल ऑफ रिज्यूमे क्या होता है. सो कैनेडियन स्टाइल ऑफ रिज्यूमे बेसिकली हेल्प करता है आपको कि आपको जल्दी जॉब मिले कनाडा में, आपके जो रिज्यूमे हैं एज कम्पेयर टू अदर्स शॉर्ट लिस्ट हों जल्दी. सो विल डिस्कस अबाउट दैट. बिफोर दैट लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी शॉर्ट बैक स्टोरी कि मैं कनाडा में आने से पहले इंडिया में जॉब करती थी विथ अमेजोन एंड आई वर्क देयर फॉर 5 years. सो मेरे पास एज अ रिस्क एनालिस्ट 5 years का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बैक इन इंडिया. बट यहाँ पे आने के बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है एंड मैंने कोई कोर्स भी नहीं किया था मेरी पहली जॉब के लिए. सो दैट इज़ द थिंग एंड ऑब्वियसली कोर्सेज एंड ऑल लाइफ में हमें करने चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए अपने स्किल्स को. बट यहाँ पे आने के बाद मैंने नहीं की थी एंड मुझे वो जॉब मिल गई थी जैसी मैं चाहती थी. सो जैसे कि जॉब मार्केट अभी कनाडा में काफ़ी टाइट चल रहा है, जॉब वैकेंसीज काफ़ी कम निकल रही हैं. सो देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी कुड डू विद आर स्किल्स, विद आर रिज्यूमे, जो हमें बाकियों से थोड़ा सा बेटर कर सकती हैं. हमारे चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं. सो वी गोना डिस्कस अबाउट दोज इन दिस वीडियो. सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी डूज. सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने रिज्यूमे में ज़रूर ही इंक्लूड करनी चाहिए एंड जिससे आपका रिज्यूमे ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्लियर दिखता है. सो उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा दैट योर रिज्यूमे हैज़ टू बी कंसाइज. अपने रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा लेंदी ना बनाएं क्योंकि ऑन द अदर हैंड जो आपके रिज्यूमे को रीड कर रहे होंगे, इफ़ there's a human being who's reading your resume, बहुत लंबी लंबी चीज़ें अगर आप अपने रिज्यूमे में इंक्लूड करेंगे तो पढ़ने में थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है एंड कोई नहीं चाहेगा कि वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगाए आपके पूरे रिज्यूमे को रीड करने के लिए. सो कीप इट कंसाइज, कीप इट क्लियर, क्रिस्प रखिए अपने रिज्यूमे को. अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस जो भी है उसे बुलेट पॉइंट्स में लिखिए ताकि फटाफट हम उस चीज़ को रीड कर सकें. राइट. सेकेंड पॉइंट होगा कि अपने रिज्यूमे को आप 1 पेज का रखिए या फिर मैक्सिमम अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो उसे 2 पेज का रखिए, लेकिन 1.5 पेज. सो अगर आप समझ लीजिए आपने 1 साइड ऑफ पेज फिल किया है एंड अदर पेज पे आपका जो कंटेंट है वो जा रहा है लेकिन आधे पेज तक ही जा रहा है, तो अवॉइड डूइंग दैट. जो आधा पेज आप खाली छोड़ देते हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रोफेशनल नहीं लगता है. सो ईदर उसको कंसाइज करके 1 पेज में ख़त्म कर दीजिए या फिर 2 पेजेस कंप्लीटली करिए, बट 1.5 इज़ अ बिग नो. थर्ड पॉइंट वुड बी क्वांटिफाई योर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स. तो क्वांटिफाई का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप थियोरेटिकली जो लिखते हैं उसको पूरी सिर्फ वर्ड्स में नहीं लिखिए. कोशिश करिए कि आपने उसके अंदर कुछ नंबर्स इंक्लूड करे हैं, आपके अचीवमेंट्स को आपने क्वांटिफाई करा है. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये चीज़ एक एग्जांपल लेके. सो समझ लीजिए कि आप एक मैनेजर हैं, आपने आपका पास्ट एक्सपीरियंस एक मैनेजर का रहा था, राइट. तो आप उसे लिख सकते हैं कि यू हैव हैंडल्ड 3 to 4 टीम्स ऑफ 15 मेंबर्स ईच इन द पास्ट 1 year एंड उसकी वजह से आपकी टीम का परफॉर्मेंस 95% से इंक्रीज हुआ है. रादर देन जस्ट सेइंग दैट यू हैव हैंडल्ड टीम्स एंड इट हैज़ हेल्प्ड द ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना है कि परसेंटेज में या नंबर्स में आपने क्या अपनी तरफ से अपनी कंपनी को दिया था, ताकि जो सामने वाला है वो एक रेफरेंस क्रिएट कर सके अपने दिमाग में, उसके दिमाग में कंपैरिजन आ सके कि अच्छा आउट ऑफ 100% इन्होंने 95%
अचीव किया है, तो दैट वे इट वुड हेल्प यू अलॉट. सो नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कीवर्ड्स. तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिज्यूमे में कीवर्ड्स इंक्लूड करें जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देर इज़ अ सॉफ्टवेयर कॉल ATS, जो क्या करता है, जो रिक्रूटर्स होते हैं वो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ करते हैं ताकि स्किम कर सकें रिज्यूमेस को, फिल्टर आउट कर सकें ईजीली. सो ये जो सॉफ्टवेयर है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने पोस्ट करी होती है उससे एप्लीकेंट के रिज्यूमे को कंपेयर करते हैं. सो अभी ये कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए एंड आपका रिज्यूमे कितना जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं. सो दिस एनहांस CV, दिस जॉब स्कैन, और भी बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं. आप अपनी रिसर्च वर्क ज़रूर करें. सो मैं आपको जॉब स्कैन का एग्जांपल देती हूँ. जॉब स्कैन जो साइट है वो हेल्प करता है. एक तरफ आपके रिज्यूमे को आपको अपलोड करना होता है और एक तरफ आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसको कॉपी पेस्ट करना होता है. एंड देन इन अ परसेंटेज इट टेल्स यू कि हाउ मच इज़ योर रिज्यूमे इज़ मैचिंग विद द जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल्स मांगी गई हैं, जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो आपके रिज्यूमे में है या नहीं. और वो आपको कीवर्ड्स भी बताता है जिससे आप अपने CV को, अपने रिज्यूमे को और एनहांस करके फिर पोस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके सेलेक्ट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट वुड बी कॉन्टैक्ट इन्फो. तो जब भी आप अपना कोई रिज्यूमे बनाते हैं उसके अंदर आपका फ़ोन नंबर, आपका email ID इसे ज़रूर इंक्लूड करें. एंड अगर ज़्यादा अच्छा करना है आपको रिज्यूमे को, अगर नहीं, एक्चुअली सभी करते हैं और आपको भी करना चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल को ज़रूर अपने रिज्यूमे के अंदर टैग करें. सो इट शुड बी अ क्लिकेबल लिंक, जिससे अगर रिक्रूटर क्लिक करेंगे तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. सो इट शुड बी दैट वे. एंड साइमल्टेनियसली अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को भी एकदम अप टू डेट रखिएगा. आपने जो भी स्किल्स करी हैं, जो भी कोर्सेज करे हैं, सर्टिफिकेशंस वगैरह अप टू डेट रखिए, बिकॉज वो रिफ़र ज़रूर करते हैं बिफोर सेलेक्टिंग यू फॉर द पोस्ट. तो दैट वुड बी अनदर पॉइंट. नेक्स्ट वन वुड बी टेलर योर प्रोफाइल एज पर द जॉब. सो जो भी आपका रिज्यूमे आप प्रिपेयर करेंगे उसे जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही बनाएं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ एक रिस्क एनालिस्ट की जॉब के लिए, तो वहाँ पे जिस भी आपने साइट पे इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, लिंक्डइन पे या इंडीड पे या मॉन्स्टर पे, वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ही क्लियरली दिया जाता है. तो जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड करें, उन्होंने क्या क्या चीज़ें मांगी है विच इज़ अ मस्ट, उन चीज़ों को अपने रेज्यूमे में ज़रूर इंक्लूड करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो आपके रेज्यूमे पे है ही नहीं. तो ऐसी जॉब पे अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली दे गोना सेलेक्ट समवन जिसकी स्किल्स वगैरह ज़्यादा मैच हो रही है. तो ऐसा नहीं कि फेक चीज़ें इंक्लूड करनी है, बट सही सही चीज़ें ज़रूर अपलोड करें. मैच इट विद द जॉब डिस्क्रिप्शन फर्स्ट एंड देन अप्लाई, rather देन पोस्टिंग द सेम रिज्यूमे एवरीवेयर. उससे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. द नेक्स्ट वन वुड बी इंक्लूड अ CV विच इज़ अ कवर लेटर. तो काफ़ी सारी जॉब्स होंगी, जब आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे आप देखेंगे अपलोड योर कवर लेटर ऑप्शन मिल जाएगा आपको, राइट? तो कवर लेटर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने आपके पूरे रिज्यूमे को बस समराइज़ किया एंड उसे अंदर डाल दिया. रिज्यूमे आपकी स्किल्स, आपके एक्सपर्टीज़ वगैरह को दर्शा ही रहा है, लेकिन कवर लेटर में आपको ये डालना है कि वाई आर यू द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब. आपको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए रिक्रूटर को, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखने हैं. सो CV बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जब भी रिज्यूमे सिलेक्ट होते हैं. सो दैट इज़ वन पॉइंट. लास्ट पॉइंट फ्रॉम माई एंड वुड बी सोशल मीडिया. तो जैसे कि मैंने आपको एक पहले पॉइंट पे भी बोला कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट रखिएगा, तो वैसे ही जब भी आप मॉन्स्टर साइट पे अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए या Indeed.com पे अप्लाई कर रहे हैं, हर जगह पे आपकी एक प्रोफाइल बनती है, राइट? तो उन प्रोफाइल को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है. आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आप करंटली यूज़ कर रहे हैं, प्रोफेशनल email ID, ये सारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो अब हम चलते हैं डोंट्स के ऊपर कि आपको क्या क्या चीज़ें आपके रिज्यूमे में नहीं डालनी है या क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी है. सो उसमें सबसे पहले होगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन. डू नॉट इंक्लूड टू मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन योर रिज्यूमे. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका फ़ोन नंबर, आपका email ID,
ये सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बट आपके पेरेंट्स के फ़ोन नंबर्स एंड आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ये एक्सेस पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आप ये सारी चीज़ें रेज्यूमे में ना डालें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, सो ट्राई अवॉइडिंग दैट। द सेकेंड पॉइंट वुड बी डू नॉट इंक्लूड एनी पिक्चर। रेज्यूमे पे किसी भी तरीके की पिक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप रेज्यूमे बना रहे हैं, अपनी किसी भी काइंड ऑफ प्रोफाइल पिक्चर या साइड में छोटी सी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ये सब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मत करिए, अच्छा नहीं दिखता, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं दिखता है वो। द थर्ड वन वुड बी अवॉइड इन अप्रोप्रिएट ईमेल। सो ईमेल हैंडल्स जो होने चाहिए जब आप रिज्यूमे पे डालते हो, तो थोड़े से प्रोफेशनल दिखने चाहिए, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन या मिडिल नेम लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसी डालें जो आपके नाम से रिलेटेड हो। तो अनप्रोफेशनल ईमेल आईडीज होती हैं, जैसे कि aman@thestranger.com, या फिर coolguy@gmail.com। ये सारी चीज़ें बहुत ही अनप्रोफेशनल दिखती हैं, तो ऐसी ईमेल आईडीज़ को यूज़ ना करें बिल्कुल भी, ना ही अपनी रेज्यूमे पे, ना ही अपने लिंक्डइन पे, कहीं पे भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी डू नॉट यूज़ एनी प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब होता है जब हम आई, वी, ही ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, तो आपको रेज्यूमे बनाना है एज अ थर्ड पर्सन। तो अगर मैं कहूँ कि आई यूज़ टू टेक एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट, आई यूज़ टू टेक 80 to 90 कॉल्स एवरी डे, एंड उसको अगर आप रेज्यूमे पे डालेंगे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको उसे लिखना है कि हैंडल्ड 80 to 90 कस्टमर्स ऑन अ डेली बेसिस ओवर फ़ोन कॉल्स या ईमेल चैट्स, ऐसा। सो एज अ थर्ड पर्सन आपको रेज्यूमे बनाना है, वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा भी लगता है, एंड दिस इज़ द वे हाउ रेज्यूमे शुड बी। सो आई, वी, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, एंड आप अपने आप जब रीड करेंगे उससे आपको लगेगा कि ये रेज्यूमे काफ़ी प्रोफेशनल है, अगर आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करोगे तो। द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी डू नॉट यूज़ एनी रेफरेंसेस। तो किसी भी काइंड ऑफ रेफरेंस अपने रिज्यूमे में इंक्लूड ना करें। मैंने भी ये गलती की थी बहुत पहले, लाइक वाइल आई वाज इन इंडिया एंड आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब्स, कि लास्ट में ना रेफरेंस हम डाल देते हैं कि अच्छा अगर आपको हमारा रिज्यूमे पसंद आया है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो हमारे पास एम्प्लॉयर को फ़ोन करके वगैरह, बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, तब वो आपसे रेफरेंस सामने से मांगते हैं, फिर आप उनको आपके रेफरेंस का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी दे सकते हैं, एंड देन दे कैन क्रॉस चेक अबाउट द इन्फॉर्मेशन कि सही है या नहीं, आपने जो भी रेज्यूमे पे प्रोवाइड करा हुआ है। सो पहले ही रेज्यूमे पे रेफरेंस ना दें, दैट वुड बी द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी नो हॉबीज़ और इंटरेस्ट टू बी इंक्लूडेड इन अ रेज्यूमे। तो रेज्यूमे के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंसाइज रखना है, क्रिस्प रखना है, तो ज़्यादा चीज़ें जैसे कि आपकी पर्सनल हॉबीज़ होती हैं, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, या आपके इंटरेस्ट होते हैं वॉचिंग फुटबॉल, है ना, तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता, ज़रूरत नहीं होती है एक रिज्यूमे में, सो यू कैन अवॉइड दैट ऑल्सो। डू नॉट यूज़ एनी फैंसी फॉन्ट्स और यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स इन योर रेज्यूमे। तो रेज्यूमे को बेसिकली ट्राई करना चाहिए ब्लैक कलर में रखने का, एंड बहुत ही डिफरेंट तरीके के फ़ॉन्ट्स ना यूज़ करें। कुछ ऐसे प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स होते हैं जैसे कि एरियल ब्लैक एंड देन टाइम्स न्यू रोमन, सो कैलिब्री, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप उसके बारे में और रिसर्च वर्क कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, एंड देन यू कैन इंक्लूड दोज। बट कर्सिव राइटिंग काइंड ऑफ फॉन्ट्स को थोड़ा अवॉइड करिए, बिल्कुल रीडेबल नहीं होती हैं, पढ़ने में क्लैरिटी नहीं मिल पाती है रिक्रूटर को, सो फिर उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा अगर उनको आपका रिज्यूमे पढ़ने में अच्छा ही नहीं लग रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है। सो दैट वुड बी अनदर पॉइंट। सो अभी मैंने आपके साथ शेयर करे हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ रेज्यूमे। सो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें जब अपना रेज्यूमे बनाते हैं। नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि देर आर 4 काइंड ऑफ रेज्यूमेज। सो बेसिकली 4 तरीकों के रेज्यूमेज होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप अपना रिज्यूमे किस तरीके से बनाना चाहते हो। बट मैं आपको एक जल्दी से बताना चाहूँगी कि ये कौन से 4 टाइप्स ऑफ रेज्यूमे होते हैं। तो सबसे पहला होता है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है। रिक्रूटर्स मोस्टली इस तरीके के रेज्यूमेस को प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसमें चीज़ें रीसेंट टू ओल्ड होती हैं। मतलब अगर
मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था अमेज़न का और उससे पहले मैंने आईबीएम में वर्क किया था, तो मैं पहले आईबीएम और फिर अमेज़न नहीं डालूँगी। मैं रीसेंट अपना वर्क एक्सपीरियंस पहले डालूँगी व्हिच विल बी अमेज़न एंड देन उसके नीचे डालूँगी आईबीएम। सो दिस इज़ अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रीसेंट से लेके पास्ट का। एंड ये वाला जो रिज्यूमे होता है ये मोस्टली आप देखोगे वर्क एक्सपीरियंस से स्टार्ट होता है, तो इसमें पहले वर्क एक्सपीरियंस डाला जाता है रिज्यूमे में एंड देन आप अपने स्किल्स एक्सपर्टीज इन सब में आते हो। सो दिस इज़ वन। द सेकेंड वन वुड बी फंक्शनल रिज्यूमे। तो जो फंक्शनल रिज्यूमे होता है स्किल बेस्ड रिज्यूमे भी कहा जाता है एंड ये रिज्यूमे जो होता है इसमें स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब आप स्किल्स के बेसिस पे अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो आप फंक्शनल काइंड ऑफ रिज्यूमे को प्रेफर करोगे। पहले आप अपने स्किल्स डालोगे एंड देन उसके नीचे आएगा आपका कोई भी किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस। सो ये वो लोग अप्लाई करते हैं जिनका एक्सपीरियंस जो है वो जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है बट उनके पास कुछ स्किल्स हैं। सो दिस इज़ यूज्ड बाय देम। एंड अगर आपके जॉब्स में गैप आ जाता है या फिर आप अपना करियर पाथ पूरा चेंज कर रहे हो then this kind of resume is preferred. The next one would be a hybrid one. So hybrid basically is a combination of chronological resume and functional resume. So hybrid resume is also called as combination resume. इसमें क्या होता है कि आप अपने वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल्स इन दोनों के बेसिस पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। तो आपको लगता है कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है ये भी मैच कर रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन से, आपके पास जो स्किल्स हैं these are also matching with the skills that they require. So you try to make a resume in a combination of chronological and functional. So that comes to a combination, a hybrid resume. So the next one would be a targeted resume. So targeted resume is basically as per the job description. तो आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए पर्टिकुलरली आप अपना रिज्यूमे को रीडिज़ाइन कर रहे हो, उसे हम कहते हैं टारगेटेड रिज्यूमे। अगर उसमें कहा गया है कोई ऐसी चीज़ कि हमें ये स्किल्स चाहिए ये एक्सपीरियंस चाहिए तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करोगे, उसे टॉप पे रखोगे एंड जो चीज़ें ज़्यादा रेलिवेंट नहीं हो रही हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन से सो उसे आप थोड़ा सा नीचे रखोगे या अवॉइड करोगे आपके रिज्यूमे में डालने से। सो दोज आर टारगेटेड रेज्यूमेस। तो ये जो टारगेटेड रेज्यूमे होते हैं ये थोड़े से एटीएस फ्रेंडली भी होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली आपने वो सारे कीवर्ड्स इंक्लूड करे होंगे आपके रिज्यूमे में जो उनको चाहिए, जो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो योर चांस ऑफ गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड इंक्रीजेज देयर। सो टारगेटेड रिज्यूमे, हाँ मैंने भी काफ़ी सारे जॉब्स के लिए कनाडा में अप्लाई किया था और मैंने टारगेटेड रिज्यूमे बनाए थे उनके लिए। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी ज़रूर ट्राई करें। These were a few things that I wanted to share with you अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आप इन सारी टिप्स को इंक्लूड कर सकते हैं आपके रेज्यूमे में बट मैं कहूँगी अपनी ड्यू डिलिजेंस भी करें, अपना प्रॉपर रिसर्च वर्क करें कि आपको कैसी जॉब चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री में आप एंटर करना चाहते हैं, अगर आप अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं या आप जैसे करियर में हैं आपको बस उसमें ही ग्रोथ चाहिए। सो उस हिसाब से अपना रिज्यूमे आप बिल्ड करें। नेक्स्ट वुड बी कि लिंक्डइन प्रोफाइल को अपने बहुत ही स्ट्रांग रखें, लिंक्डइन पे काफ़ी कनेक्शंस बनाएं एंड कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल एक बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ एंड मैं एक बैंक के साथ काम कर रही हूँ, तो मैं अगर आगे चाहूँगी भी कि मैं किसी और बैंक में ही अप्लाई करूँ तो मैं उन बैंक के रिक्रूटर्स को ट्राई करूँगी पर्सनली कनेक्ट करना लिंक्डइन पे, उनको मैसेज करूँगी, एक नोट छोड़ूंगी दैट आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स एक्सेट्रा। सो बहुत ज़रूरी है कनेक्शंस बनाना फॉर फर्दर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इन कैनेडा। दिस विल बी वन थिंग एंड ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लिंक्डइन पे ही अप्लाई कर रहे हैं। monster.com है, इंडीड है एंड देन देर इज़ ग्लास डोर ऑल्सो एंड करियर साइट्स भी होती हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अमेजोन में अप्लाई करना चाहेंगे तो इन सब साइट्स के अलावा आप अमेजोन के मेन करियर साइट पे जाके भी वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एंड देन अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो दैट विल बी अ वेरी ग्रेट थिंग बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि करियर साइट्स पे अप्लाई करने से चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड और शॉर्ट लिस्टेड थोड़े इंक्रीज होते हैं ऑब्वियसली। सो दैट इज़ अ थिंग एंड कीप अप्लाइंग। कुछ पीक आवर्स होते हैं जैसे कि मॉर्निंग 9 बजे। ये मेरे हस्बैंड ने टिप मेरे साथ शेयर की थी जब मैं कनाडा आई थी कि आपको सुबह उठते ही ऐसा होता है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि रिक्रूटर
अपने लॉग इन करते ही कुछ वैकेंसीज पोस्ट करेंगे, तो वो सुबह 9 बजे होता है, देन लंच के टाइम पे, इन द इवनिंग वाइल दे लॉग आउट, एंड एक बार रात को भी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए सोने से पहले कि अगर कोई जॉब वैकेंसीज निकली है. सो यू हैव टू जस्ट कीप अप्लाइंग, यू नेवर नो कि कब आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए. सो दीज वर अ फ्यू सजेशंस एंड टिप्स फ्रॉम माई एंड. आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी हेल्प करी होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं कोशिश करूँगी आगे भी जॉब्स के रिलेटेड या कनाडा में कोई भी इमर्जिंग टॉपिक्स है उसके रिलेटेड व्लॉग्स लेके आऊँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और एक्साइटिंग सा लेकर. तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम ब्रैम्पटन.